नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है यूकेपीडिया में। आज आप लोगों का चमोली जनपद का भाग 3 आप लोगों के सामने आने वाला है। और कल लास्ट आप लोग पंच सप्त बद्री तक सारे के सारे पढ़ चुके थे। आज बद्रीनाथ के समीपवर्ती तीर्थों से यहीं से मेरे ख्याल से शुरुआत होने वाली है, और आज से मैंने इसकी टाइमिंग भी थोड़ा सा बदल दी है। आज से ये आप लोगों को मॉर्निंग में ही ये वीडियो मिल जाया करेगी, मॉर्निंग में ही आप लोगों के बीच ये वीडियो आ जाएगी। और शाम को 8 बजे की बजाय इसे चलिए शाम को 9 बजे करते हैं। 9 बजे शाम को जो है टॉप 20 क्वेश्चन जो होंगे उत्तराखंड के, उन क्वेश्चनों पर डेली क्विज किया जाएगा। तो शाम को 8 नहीं बल्कि 9 बजे, चलिए 9 बजे जो है आप लोग डेली मिलिए। शाम को टॉप 20 क्वेश्चन उत्तराखंड से लेकर के आप लोगों के बीच रहूँगा। और क्योंकि विशेष तौर पर उन लोगों के लिए जो पुलिस भर्ती की परीक्षाओं पे लगे हुए हैं, उनको टारगेट करते हुए ये टॉप 20 क्वेश्चनों की सीरीज शुरू करूँगा। हालांकि कवर आप लोगों का सब हो जाएगा क्योंकि सिलेबस सब में एक जैसा है, फिर भी क्योंकि निकटवर्ती भर्ती वो है तो इसलिए उसको ही टारगेट सबसे पहले करते हुए हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो आज बद्रीनाथ के समीपवर्ती तीर्थों से हम लोग शुरुआत करेंगे। चमोली जनपद में 4 की बजाय 5 पार्ट बनेंगे जैसा मैं देख रहा हूँ, क्योंकि विस्तारित है, बहुत ज़्यादा विस्तृत अभी इसमें पढ़ना है। बहरहाल देखिए, चमोली जनपद में बद्रीनाथ के समीपवर्ती तीर्थों में कौन कौन से आते हैं। एक तो आपका शंकराचार्य मंदिर आता है जो कि बद्रीनाथ मुख्य मंदिर के दाईं ओर स्थित है। दूसरा तप्त कुंड, इसे अग्नि तीर्थ या वहीन तीर्थ के रूप में जाना जाता है। ये गर्म जल स्रोत है। जैसे आप बद्रीनाथ में प्रवेश करते हैं, उसकी बद्रीनाथ मंदिर के ही बिल्कुल जड़ में आपको ये मंदिर पुल के पार में ये जो है तप्त कुंड देखने को मिलता है। और यह गर्म जल जो है गरुड़ शिला से जा कर के निकलता है। उसके अलावा यहाँ नारद कुंड है। नारद कुंड जो कि तप्त कुंड से नीचे अलकनंदा की धारा से जो है शिलाओं से जल रुककर प्राकृतिक कुंड बन गया है। इसे शंकराचार्य द्वारा बद्रीनाथ की मूर्ति निकालकर, यानी कि जो बद्रीनाथ की मूर्ति थी इसी नारद कुंड में थी। माना जाता है कि शंकराचार्य द्वारा जो है इसी नारद कुंड से जो है भगवान बद्रीश की मूर्ति निकाल करके उसको पुनर्स्थापित करवाया गया था। यहाँ पंचशिलाएँ हैं, याद रखिएगा पंचशिलाएँ। अभी आप लोग मैंने पंचबद्री, पंचशिला, पंचकेदार ऐसे कॉन्सेप्ट आप लोगों के बीच नहीं रखे हैं, पर ये पंचशिलाएँ याद रखिएगा। गरुड़ शिला, नारद शिला, मार्कंडेय शिला, नरसिंह शिला और वाराही शिला, ये पंचशिलाएँ कहलाती है। और ये पंचशिलाएँ जो है बद्रीनाथ के समीप ही हैं। और इसके अलावा माता मूर्ति मंदिर, क्योंकि हम बद्रीनाथ के समीप बोल रहे हैं तो माणा गाँव को भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। माणा गाँव में भगवान बद्रीनाथ जी की जो माता जी हैं उनका मंदिर जो है माना जाता है। और यहाँ चतुर्भुजी विष्णु की मूर्ति है जिसे उत्सव मूर्ति भी कहा जाता है। और ये इस मूर्ति की बात करें तो ये जो मंदिर है उसे बद्रीनाथ की माता का मंदिर, तो माता मूर्ति मंदिर इसीलिए इसे कहा जाता है। और शीतकाल में इसी मूर्ति की जो है पूजा जोशीमठ पे जाकर के की जाती है, जो क्योंकि शीतकालीन पूजा स्थल जोशीमठ है, तो जोशीमठ का नरसिंह मंदिर है। तो क्योंकि स्थानिक मूर्ति नहीं ली जाती बद्रीनाथ से, तो जो उत्सव मूर्ति है, उत्सव मूर्ति को ही जोशीमठ लाया जाता है और जोशीमठ ला करके जो है उसकी शीतकालीन पूजा की जाती है। देन आपका है शेष नेत्र। अलकनंदा के दाएं तट पर एक विशाल शिला है जिसमें सर्प नेत्र जो है अंकित हैं। इसका भी ऐतिहासिक संदर्भ है, इसका भी आध्यात्मिक जो है संदर्भ लिया जाता है। इसके अलावा चरण पादुका, बद्रीनाथ के सीधे पीछे चरण पादुका तीर्थ हैं। यहाँ चरणों के निशान हैं जिन्हें शिवजी के चरण कहा जाता है। इसके आगे तैमिंगल तीर्थ एवं नरनारायण जो है आश्रम है, क्योंकि नरनारायण पर्वतों के बीच जो है आपका बद्रीनाथ मंदिर है बसा हुआ है। इसके अलावा केशव प्रयाग, देखिए केशव प्रयाग के संबंध में बहुत सारी अनुश्रुतियाँ चलती हैं। आज मैं 14 के 14 जो उत्तराखंड के प्रयाग हैं उनको लेकर के चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले केशव प्रयाग की बात करें तो साम्याप्रास ऋषि द्वारा यज्ञ कराकर जो है केशव को यहाँ पर प्रकट करवाया गया था। केशव भी भगवान क्या बद्रीनाथ का या भगवान विष्णु का ही अन्य स्वरूप है, अतः इसे जो है साम्याप्रास भी कहते हैं। याद रखिएगा केशव प्रयाग का अन्य नाम साम्याप्रास है, क्योंकि साम्याप्रास ऋषि के द्वारा ही यहाँ केशव को जो है प्रकट करवाया गया था। और एक जनश्रुति ये है कि भगवान केशव ने केसी नामक जो दैत्य है यहाँ पर, यानी कि भगवान विष्णु ने केशव नामक दैत्य का यहाँ वध किया था, इसलिए इसका नाम केशव प्रयाग पड़ा। और ये अलकनंदा और सरस्वती के संगम पर बना हुआ है। और यहाँ पर आप 14 के 14 प्रयाग जो है देख लीजिए। हालांकि केशव प्रयाग जो है पंच प्रयाग का हिस्सा नहीं है, पर ऊपर से नीचे के क्रम में आप लोग सारे के सारे प्रयागों को एक बार देख लीजिए। देखिए पहला प्रयाग
केशव प्रयाग जो कि अलकनंदा सरस्वती के संगम पर है। दूसरा विष्णु प्रयाग अलकनंदा धौली के संगम पर है, क्योंकि धौली को विष्णु गंगा भी बोलते हैं, इसलिए ये विष्णु प्रयाग हो गया। फिर है नंद प्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी के तट पर है। और कर्ण प्रयाग है, अलकनंदा और पिंडर का अन्य नाम कर्ण गंगा है, तो कर्ण प्रयाग इसे कह रहे हैं। फिर रुद्र प्रयाग है, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर है। फिर है देव प्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर जो है ये आ गया। फिर है दुंडी प्रयाग कहते हैं अलकनंदा और डोंडकी नदी के संगम पर, छोटा सा प्रयाग ये है। फिर है शिव प्रयाग। अच्छा, एक और चीज़, मैं प्रयाग जब पढ़ाऊँ तो आप लोगों को एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, आप लोग इस बात को थोड़ा सा समझ भी लीजिएगा कि जब आप प्रयाग पढ़ रहे हो ना, तो ये मत सोचिएगा कि प्रयाग केवल गढ़वाल में है, बल्कि कुमाऊं में भी प्रयाग है। यहाँ जो है प्रयाग का मतलब क्या होता है, प्रयाग का मतलब आमतौर पर सम्मेलन होता है, मिलना होता है। और ये प्रयाग गढ़वाल में नदियों के संगम को प्रयाग के तौर पर परिभाषित किया गया है। जबकि कुमाऊं के क्षेत्र में आप लोग देखेंगे तो वहाँ अक्सर लास्ट में ईश्वर जहाँ पर आ रहा होगा वो अधिकतर प्रयाग होंगे। जैसे देखिए, कोई भी नाम आप लोग उदाहरण के तौर पर लीजिए, जो नाम होंगे ईश्वर की, जैसे आप लोग बात कर लीजिए पंचेश्वर या ईश्वर लास्ट वर्ड है, तो वहाँ पर आपका नदियों का संगम होगा। बागेश्वर या रामेश्वर, इस तरीके के जो कुमाऊं में प्रयाग होंगे, कुमाऊं के प्रयागों में अक्सर ईश्वर वर्ड लास्ट में इंक्लूड होगा। बल्कि गढ़वाल के में जो नदियों के संगम हैं वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि प्रयाग वर्ड यूज किया होगा। और कई लोगों के मन में ये धारणा भी है कि जहाँ पर गंगा और गंगा नदी के संगम वाला क्षेत्र है उसी को केवल प्रयाग कहा जाता है। ऐसा नहीं है। प्रयाग का सीधा अगर आप लोग अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे, प्रयाग का अर्थ ही संगम होता है। बस इतना आप लोग समझ लीजिए। हाँ, ये बेशक ज़रूर है कि हमने यहाँ जो अध्ययन किया है या हमें जो अध्ययन कराया जाता है वो गंगा नदी के से संगम करने वाली नदियों का पढ़ाया जाता है, इसलिए हम उससे जोड़ लेते हैं चीज़ें। इसलिए जो आप ये 14 प्रयाग पढ़ रहे हैं, इनमें आप लोग देखिए अलकनंदा या भागीरथी का ही स्वरूप ज़्यादातर आप लोग देखेंगे, या इनकी जो सहयोगी नदी है इनका ही स्वरूप देखेंगे। फिर देखिए, जैसे शिव प्रयाग की बात हो रही है तो अलकनंदा और खांडव गंगा के तट पर है। और कूल प्रयाग अलकनंदा और हर्षवती के संगम पर। सोम प्रयाग अलकनंदा और सोमगंगा के तट पर। और फिर है जगदीश प्रयाग अलकनंदा और पट्टवती नदी के संगम पर। ये छोटी छोटी नदियां हैं। फिर है सूर्य प्रयाग मंदाकिनी और अलसतरंगिणी नदी के तट पर। गणेश प्रयाग भागीरथी और भिलंगना के तट पर। और इंद्र प्रयाग गंगा और नयार के संगम को कहा जाता है। ठीक है। और एक और चीज़ कि इंद्र प्रयाग, ये बात आप लोग ये भी समझ लीजिए कि देव प्रयाग क्योंकि भगवान इंद्र का पूजा स्थल माना जाता है, तो देव प्रयाग को इंद्र प्रयाग के तौर पर भी जाना जाता है, पर वो इंद्र की पूजा करने के कारण, न कि संगम होने के कारण। संगम के कारण तो नयार और गंगा के संगम को इंद्र प्रयाग के रूप में परिभाषित किया जाता है, जाना जाता है। फिर है वसुधारा जो है आपका बद्रीनाथ के निकट ही स्थित है। नर पर्वत पर लगभग 122 मीटर या 400 फीट की ऊंचाई पर से गिरने वाले 2 जलप्रपात वसुधारा के नाम से विख्यात हैं। यहाँ जाने के लिए माणा से आगे जो सरस्वती नदी पर बना भीम पुल है उसे पार करना पड़ता है। दक्षिण भारत में अल्लू अर्जुन की एक फेमस मूवी बनी थी बद्रीनाथ पर को सेंटर करते हुए, उसमें वसुधारा का बड़ा सुंदर कॉन्सेप्ट दिया गया है कि वसुधारा सिर्फ जो सच्चे लोग होते हैं उस पर गिरती है। शायद आप लोगों ने मूवी देखी हो, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मूवीज़ से भी समय निकालते हैं हम लोग इसीलिए उनके लिए। खैर आगे चलते हैं, देखते हैं। अलकापुरी वसुधारा से 8 किलोमीटर ऊपर है। इसे कुबेर और यक्षों का स्थान माना जाता है। यहाँ एक ग्लेशियर भी है जहाँ से जो है अलकनंदा नदी का उद्गम होता है, जिसे आप लोग सतोपंथ के नाम से जानते हैं। अभी आप लोग नीचे पढ़ रहे हैं, सतोपंथ हालांकि ऊपर पढ़ चुके थे। सत्यपथ इसका प्राचीन नाम है। ये त्रिकोणी सरोवर है, ये भी ऊपर पढ़ चुके हैं आप लोग। इसके आगे सोमकुंड और विष्णुकुंड है, और इसी के समीप जो सतोपंथ है उसके समीप राम गुफा भी चमोली जनपद में स्थित है। अब फिर आ गए हम लोग चमोली ज़िले के प्रमुख नगरों में, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट आप लोगों का होगा। नगरों के बारे में जहाँ पर भी आपको पढ़ने को मिलेगा उसका ऐतिहासिक व्यापारिक या वर्तमान जो भौगोलिक स्वरूप है उस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बनने चाहिए भी। यही आप लोगों को वास्तव में सीखने के लिए ज़रूरी चीज़ें भी हैं। तो देखें, गैरसैंण सबसे पहला मैंने चमोली में लिया है क्योंकि भावी हमारी राजधानी हो सकती है और ग्रीष्मकालीन राजधानी तो है ही है। खैर
हाँ, तो पढ़ लीजिए थोड़ा सा गैरसैंण के बारे में। उत्तराखंड का ज्यामितिक केंद्र माना जाता है, यानी कि उत्तराखंड का बिल्कुल केंद्रीय बिंदु माना जाता है, गणितीय आधार पर बिल्कुल केंद्र में है। गैरसैंण बेसिकली 2 शब्दों से बना हुआ है, जैसा आप लोग देख रहे हैं, गैर और सैण। गैर का अर्थ होता है गहरा और सैण का अर्थ होता है समतल। तो गहराई पर स्थित मैदान इसका नाम है, क्योंकि गैरसैंण में जहाँ पर गैरसैंण राजधानी में जहाँ विधानसभा भवन बनाया गया है वो ऊपर भराड़ीसैंण में बनाया गया है, और गैरसैंण नीचे है, भराड़ीसैंण ऊपर टॉप में है। ये भी कहा जाता है कि इस क्षेत्र में गैड़ नामक गांव होने के कारण जो है, गैड़ नामक गांव स्थित है जो समतल होने के कारण गैरसैंण शुरू में नाम पड़ा, बाद में गैरसैंण बना। जो भी है गैरसैंण को लेकर के जो भी नाम की व्याख्या है, 2 प्रकार के यहाँ पे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, उस पर आप लोग ज़्यादा समय नष्ट मत करिएगा। जब तक कि ये राजधानी नहीं बन जाता तब तक आप लोगों ने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है इसमें समय पर। हाँ, ये चीज़ें आप लोगों को जाननी चाहिए कि इसे सबसे पहले उत्तराखंड की राजधानी के रूप में जो है 60 के दशक में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने प्रस्तावित किया था। उसके बाद 1989 में जो है उत्तराखंड क्रांति दल के नेता देवीदत्त पंत और विपिन त्रिपाठी ने इसे गैरसैंण राजधानी का प्रस्ताव जो है रखा। 92 में यूकेडी के द्वारा श्री गढ़वाली यानी कि चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर इसका नाम चंद्रनगर रखा गया। और उसके बाद देखिए ये 2014 में अल्मोड़ा के चौखुटिया और चौमोली के गैरसैंण को मिलाकर गैरसैंण विकास परिषद का जो है यहाँ गठन किया गया। और उसके बाद यहाँ देखिएगा गैरसैंण में लोहबा, गैरसैंण के लोहबा में सिल्को टी स्टेट जो है प्रसिद्ध है, ये पुराने समय से ही बना हुआ टी स्टेट है। देन आपका आता है दूसरा नगर कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग जो कि लगभग 788 मीटर की ऊंचाई पर है, पंचप्रयागों में से एक, उत्तर से दक्षिण के क्रम में ये तीसरा प्रयाग है। और कर्णप्रयाग में इसकी जो प्रसिद्धियां हैं वो इस रूप में है। देखिए क्या क्या इसकी प्रसिद्धियों के कारण हैं। पहला तो कर्ण की तपस्थली है, यहाँ कर्ण का मंदिर स्थित है, संभवतः इसलिए भी कर्णप्रयाग नामकरण हुआ। 1805 में कैप्टन रैपर के खोजी दल द्वारा खोजा गया। हालांकि लोग तो पहले से रह रहे थे, पर ब्रिटिशों की नज़र में 1805 में जाकर के जो है कर्णप्रयाग नगर को खोजा गया। हालांकि कर्णप्रयाग के निकट ही एक पुराना जो कि क्या बोलते हैं, संभवतः मुझे लग रहा है ये होना चाहिए किसके फतेहपति शाह के समय का एक किले की होने की संभावना है। अब ये किला तो खैर खोजा नहीं गया, मिला नहीं अभी तक, पर ये कर्णप्रयाग ऐसा माना जाता है कि ये बाद में बना हुआ रास्ता है। इससे पहले अलकनंदा का प्रवाह क्षेत्र अलग था, इसलिए 1805 में खोजे जाने के कॉन्सेप्ट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उससे पहले जो बद्रीनाथ यात्रा होती है वो बद्रीनाथ यात्रा इससे इतर होती थी। इससे इतर से मेरा अभिप्राय ये हो गया कि ये जो है कर्णप्रयाग वो बाद में नदी मार्ग बना, इसलिए जो जाकर के जो है ये प्रयाग के तौर पर बना है। तो इससे पहले कोई और रास्ता हुआ करता था यहाँ। और यहाँ एक क्या बोलते हैं ताम्रगढ़, पुराना जो नाम था, मैं अभी याद आ रहा है मुझे कि पुराना जो नाम था तांबागढ़ करके जो है पुराना एक यहाँ किला भी था। उस किले के अवशेष और फतेहपति शाह के समय जिसकी मैं बात कर रहा था, तांबागढ़ की या तांबागढ़ जो था उसकी एक पेंटिंग फतेहपति शाह के समय बनी हुई है। वो है तो अमेरिका में पेंटिंग, पर उसमें उस किले को दर्शाया गया है, नीचे नदी को दर्शाया गया है। और मैंने कुछ स्थानीय अनुश्रुतियाँ सुनी हैं कि कर्णप्रयाग के निकट कोई घास का मतलब घसियारियों का जो जंगल है घास काटने हेतु जो बंद अब तो जंगल रहते हैं, आमतौर पर सीजनल ही खोले जाते हैं, तो उस जंगल में कहीं पुराना ऐसा जो किला था उस किले का अवशेष अभी भी मौजूद है, ऐसा कोई मान्यता है या ऐसी मैंने अफवाह सुनी। अभी तक मैं कभी गया तो नहीं, और स्थानीय लोगों से जो कोशिश करी थी मुझे इनपुट मिलने की, फ़ोटोज़ मिलने की, अभी तक कोई फ़ोटो मुझे यहाँ से नहीं मिल पाई है। खैर, ये अलकनंदा और पिंडर के या कर्णगंगा के तट पर स्थित है। यहाँ पेरुल देवता श्री राम का मंदिर भी है, और यहाँ उमा और रुद्र स्वरूप के मंदिर हैं। इसे पिंडारिक तीर्थ के रूप में जाना जाता है। या फिर अगला यहाँ पे अलग से होना चाहिए था चाँदपुर गढ़ी, चाँदपुर गढ़ी अलग पॉइंट हो जाएगा। चाँदपुर गढ़ के जो राजा थे भानु प्रताप, उनकी पुत्री से विवाह कर धारा नगरी से आए हुए आप लोग जानते हैं कनकपाल के द्वारा यहाँ पंवार वंश की नींव रखी गई थी। ये आप लोग सभी जानते हैं क्योंकि पंवार वंश पूरा का पूरा आप लोग पढ़ चुके हैं। और फिर बात करें तो देखिए इस गढ़ी के चाँदपुर गढ़ी के नीचे आटागाड़ और गथनगाड़ का संगम होता है। आगे चलकर डुंगाड़, लटगाड़, कसुआगाड़, भराड़ीगाड़ इत्यादि मिलकर जो है ये पिंडर में शामिल हो जाती हैं। खैर ये सिर्फ याद रखिएगा कि चाँदपुर गढ़ी किस नदी के संगम, किस नदी के तट पर है, तो आटागाड़ के तट पर स्थित है। ये बेसिक क्वेश्चन आपको याद रखने की ज़रूरत है। फिर है
गोपी के ईश्वर के रूप में जाना जाने वाला गोपेश्वर चमोली जिले का मुख्यालय है। इसका पुराना नाम गोस्थल या गोथला था। ऐसा माना जाता है कि इसे ये नाम भगवान श्री कृष्ण के नाम पर मिला, पर ये केवल किंवदंतियाँ हैं। आप लोग क्लियर कर लीजिए। यहाँ गोपीनाथ का मंदिर है और शायद मैंने ये बात पहले किसी और दिन किसी और क्लास में बताया है कि गोपेश्वर का पुराना नाम गोपेश्वर, वैसे तो गोपेश्वर गोपियों का ईश्वर भगवान कृष्ण को माना जाता है, पर ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से गलत है। सही कॉन्सेप्ट ये है कि इसको गोपेश्वर या गोपी का ईश्वर इसलिए माना जाता है क्योंकि आप लोगों ने पुरानी अनुश्रुति सुनी होगी कि एक बार भगवान शिव ने क्रोधित होकर के जो कामदेव थे उनकी हत्या कर दी थी। कामदेव की हत्या करने के बाद पूरे विश्व में जो प्रजनन दर थी वो रुक गई। ऐसी स्थिति में जो कामदेव की पत्नी जो कि एक गोपी थी और उन्होंने जो है भगवान शिव की यहाँ आराधना की थी, इसलिए उसी गोपी के ईश्वर के रूप में कामदेव की पत्नी का नाम क्या है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग देख लीजिएगा। तो उसी गोपी के ईश्वर के रूप में जो है इसका नाम गोपेश्वर पड़ा, यानी कि ये भगवान शिव के नाम पर यहाँ गोपेश्वर पड़ा। भगवान कृष्ण के नाम पर वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही गलत है। यहाँ गोपीनाथ का मंदिर है। यहाँ शिव मंदिर से नागराजा, गणपति नाग, 3-4 नाम इसमें मिलते हैं, गणपति नाग, विभुनाग, अंशुनाग वगैरह वगैरह, और अशोक चल्ल के अभिलेखित त्रिशूल यहाँ हैं। 9वीं सदी में यहाँ गोपीनाथ के मंदिर का निर्माण किया गया होगा, ऐसी मान्यता है, यानी कि एक कार्तिकेयपुर टाइम पीरियड का मंदिर है। यहाँ वैतरणी कुंड, अनुसुईया मंदिर और चंडिका मंदिर जो है प्रसिद्ध है। इसके अलावा जयदीप फॉल और जयदीप पार्क गोपेश्वर के निकट दोनों के दोनों स्थित है। फिर आता है सागर, एक छोटा सा गांव जो गोपेश्वर ऊखीमठ मार्ग पर है। यहाँ से रुद्रनाथ यानी कि चौथा केदार के लिए ट्रैकिंग शुरू होती है, इसलिए सागर जाना जाता है। देन है चमोलीनाथ या चमोलानाथ का मंदिर, गोपेश्वर क्षेत्र में स्थित है। प्राचीन धार्मिक स्थल आप लोग जानते हैं, जिसके नाम पर संभवतः चमोली का नामकरण जो है हुआ था, ये ऊपर आपको नामकरण में पढ़ चुके हैं। फिर आता है ग्वालदम। ग्वालदम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध क्षेत्र। ग्वालदम की बात करें तो चाय और सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एसएसबी जो सीमा सुरक्षा बल है एसएसबी, उसका जो है ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ है। यहाँ से लॉर्ज करजन ट्रेड जो है शुरू होता है। यहाँ वीणातोली जंगल, अंग्यारी तीर्थ, धनखर्क, लाटानौली क्षेत्र जो है दर्शनीय है। ग्वालदम अपने आप में खूबसूरत क्षेत्र है। फिर आपका आता है बधानगढ़ी। गरुड़ तहसील बागेश्वर से ग्वालदम तक विस्तारित है। पूर्व कत्यूरी राजाओं की घाटी थी। आधुनिक बधानगढ़ी के में दक्षिणेश्वर काली मंदिर विद्यमान है। इसे दक्षिणी देवी भी कहा जाता है। इस गढ़ी का निर्माण लगभग 7वीं से 8वीं सदी में माना जाता है। यहाँ वीर सेनापति कल्याण चौधरी की वीर गाथा जो है प्रसिद्ध है और इस क्षेत्र को उत्तराखंड का पानीपत भी कहा जाता है। और याद रखिएगा कि इसे उत्तराखंड का पानीपत इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुमाऊं और गढ़वाल में, जैसे पानीपत में आप लोग जानते हैं दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है हरियाणा में, तो यहाँ क्या होता था पानीपत में, ऊपर से आने वाले जो विदेशी आक्रांता थे, जितने विदेशी आक्रांता थे, इन्होंने पानीपत पे अधिकतर युद्ध लड़े। ऐसे ही कुमाऊं और गढ़वाल के बीच अधिकतर जो युद्ध हुए हैं वो इसी गढ़ी वाले रीजन में हुए हैं, इसी सीमावर्ती क्षेत्र में हुए हैं, इसी दोसाधी क्षेत्र में हुए हैं, इसलिए इसे उत्तराखंड के पानीपत की संज्ञा दी जाती है। फिर है माणा गांव, भारत का अंतिम सीमावर्ती गांव है। पुराणों में मणिभद्रपुरी कहा गया है और अलकनंदा और सरस्वती का यहाँ संगम होता है, जिसे केशव प्रयाग कहते हैं, इसके तट पर ही है। यहाँ व्यास गुफा, गणेश गुफा, भीमपुल, माता देवी का मंदिर, वसुंधरा जलप्रपात इत्यादि जो है दर्शनीय है। फिर आता है मनेरी, नीति घाटी में स्थित गांव है। हिडिंबा देवी या हिरमणि देवी का यहाँ मंदिर है। गांव के ऊपर परिकुंड है और यहाँ से प्राचीन पत्थर से बने हुए जो सौगृह है वो खोजे गए थे। इसके अलावा मनेरी आप लोग जानते हैं, पुराने बर्तन, मृद भांड वगैरह यहाँ से बहुत प्राप्त हुए। घोड़े के प्राचीन कंकाल भी इस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। फिर हैं भैंकल ताल रूपकुंड क्षेत्र में स्थित हैं। इसके पास सैकड़ों लोहे के तीर पेड़ों और ज़मीन के नीचे प्राप्त हुए हैं और ये कहा जाता है इसके निकट ही एक अन्य झील है जिसे खटपण्य ताल कहते हैं, जिसके पास 2 पेड़ों में सैकड़ों तीर चुभे हुए हैं। इन तीरों का इतिहास में कोई जिक्र नहीं है और कुछ विद्वान इसे गोरखा काल के मानते हैं, जो कि मुझे संभव सा प्रतीत नहीं होता क्योंकि गोरखाओं ने इतने तीरों के साथ लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि बंदूकों के साथ उन्होंने ज़्यादा लड़ाई लड़ी है। तो ये तीर कब के होंगे इसका
कोई ऐतिहासिक संदर्भ अब तक हमें नहीं प्राप्त हुए हैं। फिर है चक्र तीर्थ, सहस्त्रधारा लक्ष्मी वन के आगे लगभग 4 किलोमीटर दूर जाकर के चक्राकार मैदान है। सहस्त्रधारा को पुराणों में पंचधारा कहा गया है। अलकनंदा इसी मैदान में जो है सर्पाकार रूप में बहते हुए नीचे आती है। निकट ही सतोपंथ ताल है और एक विशाल गुफा है। इसी क्षेत्र को जो है चक्र तीर्थ के रूप में परिभाषित किया गया है। फिर है अलकनंदा की प्रमुख नदियाँ। आप लोग वैसे तो सारी नदियाँ पढ़ चुके, पर यहाँ पर क्षेत्रीय नदियाँ ज़्यादा पढ़ने को मिलेंगी, तो थोड़ा सा इन पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। अलकनंदा नदी पौराणिक ग्रंथों में देव नदी के रूप में इसको का वर्णन मिलता है। सत्यपथ या सतोपंथ से निकलती है। वसुधारा इसका प्रमुख जल स्रोत है। बद्रीनाथ तक 24 किमी जो है इसका अफवाह पथ है। फिर है ऋषिगंगा, बद्रीनाथ में अलकनंदा में शामिल हो जाती है। फिर है सरस्वती, देवताल से निकलती है। ऋग्वेद में इसे सिंधु की माता कहा गया है। अरवा इसकी सहायक नदी है। माणा के निकट ये नदी केशव प्रयाग में शामिल हो जाती है। और वैसे देखा जाए तो अलकनंदा में शामिल होने वाली ये पहली नदी है। फिर है धौली गंगा, देववन पर्वत से निकलती है। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। कुल 92 किलोमीटर इसका जो है अपवाह क्षेत्र है। गणेश गंगा, गिरथी गंगा, ऋषि गंगा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। फिर है बिरही गंगा। बिरही गंगा नंदा, घुंटी और त्रिशूल पर्वतों से निकलकर अलकनंदा में शामिल हो जाती है। फिर है बालखिल्य। बालखिल्य जो है, बालखिल्य पर्वत तुंगनाथ, रुद्रनाथ की श्रेणी से निकलकर अलकापुरी में जो है अलकनंदा में शामिल होती है। इसकी अमृत गंगा एक सहायक नदी है। कुल 30 किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। फिर है निगोल नदी, तुंगनाथ पर्वत की तलहटी से निकलकर सोनला के निकट जो है अलकनंदा में शामिल हो जाती है। 30 से 35 किलोमीटर लंबा इसका अपवाह क्षेत्र है। फिर है नंदाकिनी, नंदा पर्वत से निकलकर नंद प्रयाग में अलकनंदा में शामिल हो जाती है। चुपलागाड़, गौरी नदी, मौलागाड़ और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। फिर है पिंडर, पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। ये तो मुझे लग रहा है सारी की सारी चीज़ें अधिकतर आप लोग पढ़ चुके हैं, तो मुझे इसमें ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग पिंडर नदी जानते हैं, गिरथी गंगा जानते हैं। इतना सारा विवरण जो है आप लोग एक बार ज्योग्राफी में जो नदी तंत्र है उस पर देख लीजिएगा। मैं सीधे जिले की प्रमुख परियोजनाएं हैं उन पर एक बार फटाफट नज़र डाल देते हैं। अलकनंदा में विष्णुगाड़, पीपलकोटी परियोजना, नंद प्रयाग परियोजना, लंगासू परियोजना, अमृत गंगा परियोजना, वोला नंद प्रयाग परियोजना, देवसारी बांध परियोजना अलकनंदा नदी पर है। ऐसे ही पिंडर में है देवल, मेलखेत, खेलगंगा, बांग और घेस परियोजना। ऐसे ही कल्पगंगा में उर्गम परियोजना। फिर है नंदाकिनी, राजवक्ती और देवली परियोजना। फिर है बनाला नदी पर परियोजना है। और फिर ऋषिगंगा परियोजना, ऋषिगंगा में। फिर धौलीगंगा में तमक लाटा तपोवन। फिर है तपोवन में विष्णुगाड़ परियोजना, मनेरी परियोजना, झेलम तमक परियोजना, विरही में गोना ताल परियोजना। इतनी परियोजनाएं यहाँ संचालित हैं। फिर हम आते हैं चमोली ज़िले के प्रमुख मेले। और अगर मेले आज हम ख़त्म कर लें, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा मेले हैं, बहुत ज़्यादा मेले हैं। मेले ख़त्म करके मैं आज इस टॉपिक को ख़त्म करूँगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, या फिर मेले भी हम लोग अगले दिन देखें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि इसके विविध तथ्य 20-22 मिनट हो चुके हैं। और फिर अगले दिन हम लोग इसे लेकर के चलेंगे। अभी करीब 2 वीडियो जिसमें बननी है। एक आप लोगों का मैं इस चमोली ज़िले के प्रमुख व्यक्तियों पर अलग से बनाऊंगा, और उसके इतर चमोली ज़िले के प्रमुख व्यक्ति के इतर जितना होगा ये सारा का सारा एक वीडियो में आ जाएगा। 2 वीडियोज़ और इसमें शामिल होने वाली हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर बाकी अगले दिन मिलते हैं। शुक्रिया आज के लिए। और डेली ये अपील करना कि इसे शेयर करिए, अन्य लोगों तक पहुंचाइए, ये उचित भी नहीं है। आप लोग की इच्छा आपके ऊपर ये चीज़ निर्भर करती है। शुक्रिया आज के लिए।